नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत और सुपर पावर अमेरिका की दोस्ती की, जिसने पूरी डिप्लोमेसी को बदल कर रख दिया है। चीन परेशान है, पाकिस्तान में हाहाकार है और रूस में बेचैनी। आखिर क्यों? हम बात करेंगे और इस पर भी बात होगी कि कोरोना किधर जाता जा रहा है। बताएंगे आखिर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के साथ चीन ने क्या खेल कर दिया। इमरान खान चाइनीज वैक्सीन लेते ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार ने पूरी दुनिया में फिर हाहाकार मचा दिया। लेकिन सबसे पहले बात होगी सुपर दोस्ती की और नए समझौते की। ये सुपर दोस्ती और नया समझौता हम आपको समझाते हैं इस इनपुट के माध्यम से। भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बन गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बातचीत हुई। रक्षा से जुड़े कई समझौतों पर बनी सहमति। आने वाले समय में पार्टनरशिप और आगे जाएगी, लॉयड ऑस्टिन ने कहा। लॉयड ऑस्टिन का इनफैक्ट नई सत्ता का, अमेरिका में जो नई सत्ता आई है उसका कोई बड़ा रिप्रेजेंटेटिव पहली बार हिंदुस्तान पहुंचा और जैसी कि उम्मीद थी उसने बड़े समझौतों पर करार किया। कहां कहां बढ़ेगा सहयोग? अमेरिका और भारत के बीच में सहयोग कहां कहां बढ़ेगा, उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से पाकिस्तान और चीन में भी देखा जा रहा होगा। ये तस्वीरें जब सुपर पावर अमेरिका के रक्षा मंत्री हिंदुस्तान में आकर अपने काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात करते हैं, बैठकें करते हैं और उसके बाद अहम समझौतों पर दस्तखत करते हैं। लेकिन कुछ एक पेच भी हैं। पेच मसलन S-400 को लेकर, रूस से खरीदे जाने वाली रक्षा प्रणाली को लेकर क्या होने वाला है। अमेरिका को यह पसंद नहीं है कि रूस से भारत यह रक्षा प्रणाली खरीदे। इस संबंध में भारत करार कर चुका है। उधर नए समीकरण भी उभर रहे हैं अमेरिका, चीन और रूस को लेकर। ये पूरी रणनीति, ये पूरी पिक्चर समझने के लिए आइए आपको ले चलते हैं इस इंफॉर्मेशन की तरफ। असल में कहां कहां बढ़ने वाला है सहयोग अमेरिका और भारत के बीच में। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के बीच में ये समझौता बढ़ने वाला है। अफ्रीकन कमांड में और ज्यादा ऑगमेंटेशन होगा। यूएस और भारतीय सेना के बीच में कई और एक्सरसाइजेस, कई टेक्निक से एक्सचेंज के संदर्भ में करार। सेंट्रल कमांड को लेकर भी करार हुआ है। ये वो तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां पर हिंदुस्तान और अमेरिका साथ में मिलकर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। खास तौर से देख लीजिए सेंट्रल कमांड, ये तो होना ही है, ये पहले से चल रहा है। लेकिन यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, आप जानते हैं अमेरिका खास तौर से दक्षिण एशिया में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को बहुत अहम समझता है, लिहाजा ये करार उसके लिए भी बहुत अहम। कौन कौन से समझौते हुए जरा वो भी देख लेते हैं। लिमोआ, सेनाओं के लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यह समझौता। दूसरा कौन सा समझौता हुआ? कॉमकासा, सेना के बीच में सूचनाओं को साझा करने के संदर्भ में समझौता। बेका, बुनियादी सहयोग समझौता। ये अहम समझौते, क्या हासिल होने वाला है भारत को और अमेरिका को इससे? पहले जब इन समझौतों में बात आगे बढ़ी तो क्या क्या चीजें हुई थी और अब इस बार उसमें क्या आगे प्रगति हुई है, यह समझने के लिए अपने मेहमानों के पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि हथियार के बाजार पर यूनाइटेड स्टेट्स का कितना बड़ा दबदबा है। दुनिया में हथियार बेचने वाली 25 अहम कंपनियां, बड़ी कंपनियां, उनमें से 12 लगभग आधी अमेरिकी हैं। बाकी 13 कंपनियां रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई की हैं। मतलब आधे में सिर्फ अमेरिका। और 2019 में 25 कंपनियों की बिक्री 361 अरब डॉलर की रही। 2019 में सबसे ज्यादा हथियार बेचने के मामले में टॉप 5 कंपनियां अमेरिका की ही हैं और इन 5 अमेरिकी कंपनियों ने कुल मिलाकर 166 अरब डॉलर के हथियार बेचे हैं। अमेरिकी कंपनियों की बिक्री करीब 221 अरब डॉलर की रही है। अमेरिका की टॉप हथियार कंपनी में लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप, ग्रुमैन, रेथियन और जनरल डायनामिक्स शामिल हैं। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से ली गई रिसर्च है जो हमने आपके हवाले की। लेकिन अब यह समझना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान के साथ कितना माइलस्टोन मूवमेंट है, हिंदुस्तान के साथ अमेरिका की दोस्ती और किधर जा रही है और इसको किस तरीके से देखा जा रहा होगा ग्लोबली। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विवेक काटजू साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, इस चर्चा में हमारे साथ हैं और मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये कि ये जो नाम हमने रक्षा करार के संदर्भ में बताए, ये पहले से हम सुन रहे हैं, इसमें नई प्रगति क्या हुई इस बार और अब किधर जा रही हैं चीजें? राजनाथ सिंह और अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी के बीच बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट कहा। अगर आप उस पर गौर करें तो देखिए डिफेंस सेक्रेटरी कहते ये हैं कि बदलते वैश्विक हालात में भारत अमेरिका का एक अहम साझेदार साबित होने वाला है। और इतना ही नहीं बल्कि भारतीय सेना
और अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीकी कमांड के बीच में जो है वो तालमेल बनने वाला है। अब जो ये अहम साझेदारी है, इस अहम साझेदारी का मतलब ये है कि भारत और अमेरिका अब एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देख रहा है। हम सिर्फ हथियारों की खरीद की बात नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए, दिनेश आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपने कहा कि लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना होगा, सिर्फ हथियारों के हिसाब से, हथियारों की खरीद के हिसाब से इसको नहीं देखना होगा। आपके पास मैं फिर से लौटता हूं, लेकिन मेजर जनरल अश्विनी सिवाच के पास मैं जाना चाहता हूं। अश्विनी सिवाच साहब, जब ये सब चल रहा है, क्योंकि ये एक टेल एंड विजिट थी, जो पूरी ओवरऑल विजिट थी एंथनी ब्लिंकन की और ऑस्टिन साहब की, इसमें ऑस्टिन साहब हिंदुस्तान पहुंचे, पूरी दुनिया में इसको कैसे देखा जा रहा होगा, खासतौर से दक्षिण एशिया में कैसे देखा जा रहा होगा भारत के साथ हुए करारों को? देखो, इसमें कोई शक नहीं दिनेश की अभी जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन को 2 ही महीने हुए हैं टेक ओवर किए, और ये जो विजिट है अभी लॉयड ऑस्टिन जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है, भारत में आना एक बहुत ही दर्शाता है कि भारत का बहुत बड़ा महत्व है इंडो पैसिफिक में। यूं तो वो आए हैं साउथ कोरिया में और जापान के अंदर भी 2+2 मीटिंग की है उन्होंने एंटनी ब्लिंकन के साथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मिलके, मगर जो भारत में आए हैं अभी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, उसका बहुत बड़ा महत्व है। और क्योंकि जो इंडो पैसिफिक में भारत एक उभर के हुई फोर्स है और जिस प्रकार से क्वाड का एक इंपॉर्टेंट मेंबर बन गया है, और जो कि एक जो अगर क्वाड की आप ओवरऑल पिलर देखो तो भारत एक सबसे बड़ा मजबूत पिलर बन के खड़ा हुआ है। जैसे आपको पता है कोड के 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं, एक तो फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। 3 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन, और तीसरा जो है फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्डर। तो इसमें भारत का महत्व है, और भारत जो है आज उभर के ऐसी फोर्स आई है जो अमेरिका कोऑपरेट करना चाहता है, कोऑर्डिनेट करना चाहता है। आने वाले समय के अंदर इंडो पैसिफिक में भारत का एक बहुत बड़ी रूप आएगा, और इसके कारण भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडो पैसिफिक में चीजें रीडिफाइन होंगी, लेकिन किस हद तक, अभी कहां थी और अब किधर जाएंगी? विवेक काटजू साहब से समझें इसके कूटनीतिक महत्व क्या है। विवेक काटजू साहब, देखिए, पहली चीज तो यह है कि देशों के रिश्ते दोस्तियों पे आधारित नहीं होते, व्यक्तियों के हो सकते हैं, देश के हितों के आधार पे। इस वक्त हमारे हित और अमेरिका के हित को बहुत हद तक साथ साथ चल रहे हैं। इसीलिए आज के दिन अमेरिका के रक्षा मंत्री यहां पर हैं। वो ये संकेत दे रहे हैं कि जैसे ट्रंप सरकार के जमाने में था, जैसे ओबामा सरकार के जमाने में था, उसी प्रकार से बाइडेन और हैरिस की जो सरकार है, और देखिए ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं बाइडेन हैरिस सरकार, पहले कहते थे ट्रंप सरकार, ओबामा सरकार, लेकिन इन्होंने एक नया इजाद किया है कि हैरिस इनके साथ कंटिन्यूटी है। वो ये जो प्रशासन है अमेरिका का, ये भी चाहता है कि ये जो हित हम दोनों देशों के मिलते हैं उसको, उस सिस्टम को आगे बढ़ाएं। विवेक काटजू साहब, बहुत अहम बात आपने ये कही। आपने जब ये बात कही कि 2 लोगों के बीच, इंडिविजुअल्स के बीच में दोस्ती के रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन देशों के बीच में हितों के रिश्ते होते हैं, और ये समझा जा रहा था कि सत्ता परिवर्तन के बाद क्या बहुत चेंज आ जाएगा, ट्रंप के बाद बाइडेन जब आएंगे, लेकिन बाइडेन हैरिस जैसा कह रहे हैं काटजू साहब, ये होने के बाद भी ये देखा जा रहा है कि ये इम्पेटस और बढ़ गया, ये फिलिप और बढ़ गया। मतलब ये कि उन देशों को जिनको इससे चिंता होती है, उनकी चिंता और बढ़ जाने वाली है। चीन और पाकिस्तान की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, और भारत और अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। दोनों देश मिलकर इंडो पैसिफिक में बेरोक टोक ट्रैफिक के लिए करेंगे काम। भारत अमेरिका के बढ़ते सहयोग से चीन की मनमानी पर लगेगी रोक, और लॉयड ऑस्टिन ने कहा अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ है। साउथ चाइना सी के साथ इंडो पैसिफिक पर भी चाइना अपनी निगाहें गड़ाए बैठा है, और इंडो पैसिफिक में जब यह इंश्योर किया जाएगा हिंदुस्तान और अमेरिका की तरफ से मिलकर कि यहां फ्री नेविगेशन हो, ये निश्चित रूप से चाइना के लिए उसकी चिंताएं और बढ़ा देने वाला, वो विस्तार करके इंडो पैसिफिक की तरफ आने वाला था, और उसको अब ये और चिंताएं बढ़ जाएंगी कि इंडो पैसिफिक से धीरे धीरे घेरते हुए उसको साउथ चाइना सी में, और फिर आगे बढ़ते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच जाएंगी ये तमाम बातें। निश्चित रूप से चीन की चिंताएं बढ़ाने वाला ये, लेकिन कितना आगे जाएगा? क्या ये पेपरों पर रह जाएगा? क्या इसको अमल में लाकर एक्चुअली उनको ये बता दिया जाएगा जो पूरी दुनिया में, समुद्र में, जमीन में विस्तार चाहते हैं? लेकिन लॉयड ऑस्टिन ने क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए। The U.S. and India relationship is a stronghold of a free and open Indo-Pacific region.
Prime Minister Modi has stated that India stands for freedom of navigation and freedom of overflight, and unimpeded lawful commerce and adherence to international law. Now, this is a resounding affirmation of our shared vision for regional security in the Indo-Pacific. हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच लेमोआ, कॉमकासा और बेका समझौते हो चुके हैं। यह स्वीकारते हुए हमने उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी चर्चा की है। जी, तो आपने देखा क्या कहा गया दोनों तरफ से। इंडो पैसिफिक में हिंदुस्तान की अहमियत समझाई गई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो समझौते हो चुके हैं उनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज हो, इस दिशा में काम किया जाना जरूरी है। इस पर हम मेहमानों से बात करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं यूएस के लिए क्यों जरूरी है हिंदुस्तान, क्यों हिंदुस्तान सत्ता परिवर्तन के बावजूद उतना ही बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है स्कीम ऑफ थिंग्स में अमेरिका के। चीन के खिलाफ मजबूत सहयोगी के तौर पर अमेरिका हिंदुस्तान को देखता है। इंडो पैसिफिक में चीन पर लगाम लगानी है अगर, तो वो हिंदुस्तान के बगैर नहीं हो सकती। एशिया में भरोसेमंद साथी अगर कोई है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। और साउथ चाइना सी में अगर चीन पर लगाम लगानी है तो वो मुल्क जो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं साउथ चाइना सी से, उसके साथ साथ अगर किसी की तरफ निगाहें हैं अमेरिका की तो वो हिंदुस्तान है। लेकिन अब सवाल ये कि लॉयड ऑस्टिन का ये दौरा अहम क्यों है? ये जो नई सत्ता आई है उसका कोई पहला इतना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान अपनी यात्रा पर आया है। पहली वजह यह है कि चीन के खिलाफ गठबंधन बनता जा रहा है। दूसरी अहम वजह यह है कि हथियारों की डील और आगे पुश की जा रही है हिंदुस्तान अमेरिका के बीच में। तीसरी अहम वजह यह है कि एशिया पैसिफिक में मजबूत सहयोगी की तलाश हिंदुस्तान पर आकर ही खत्म होती है अमेरिका की। मनीष झा के पास जरा ये समझने के लिए चलते हैं, लेकिन कि जब ये कहा जाता है भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से कि जो समझौते हमारे बीच में हुए हैं उनका फुल पोटेंशियल रियलाइज किया जा सके, तो इसका तात्पर्य क्या है मनीष? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच 3 बेसिक एग्रीमेंट हुए हैं जिसे आमतौर पर हम बेका, लेमोआ और कोमकासा के नाम पर जानते हैं, जिसके तहत भारत और अमेरिका अपने सैन्य साजो सामान तक के इस्तेमाल को लेकर समझौता कर चुका है। बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए। तो जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि हम इन 3 समझौते के का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी वो दिन आए जब अगर भारत पर कोई आक्रमण करता है तो अमेरिका पर आक्रमण माना जाएगा, अमेरिकी सैन्य साजो सामान का इस्तेमाल हो सकेगा, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट तो यही कहता है। दूसरी बात है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारे रिश्ते हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब हथियारों की खरीद से बहुत आगे जा चुके हैं। अब वो इस बात ये संदर्भ हमने समझा मनीष, जो आपने कहा हथियारों की खरीद से अगर बात आगे चली गई। विवेक काटजू साहब से ये बात समझना चाहता हूं कि इसमें क्या कुछ इसके कूटनीतिक मायने भी हैं फुल पोटेंशियल रियलाइजेशन में? सर देखिए, ये एग्रीमेंट 3 जो हैं ये अमेरिका के लिए रक्षा सहयोग के संदर्भ में बुनियादी एग्रीमेंट। वो ये कहते हैं कि अगर हमारे अमेरिका का किसी और देश के साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग होना है, पूर्ण सहयोग होना है, तो इन 3 एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा उस देश को। हमने इन 3 एग्रीमेंट में थोड़ी तब्दीली करी है और फिर साइन किया है। अपने हितों की कुछ हद तक हमने रक्षा की, लेकिन अब इससे ये तात्पर्य निकालना कि हम दोनों देश एलाइज हो गए, पार्टनर हैं, एलाइज नहीं है। वो अमेरिका मदद करेगा अगर आप पर कोई आक्रमण हो, लेकिन कोई ये ट्रीटी नहीं है हम दोनों के बीच। राइट। ये नहीं है कि अगर भारत पे आक्रमण है तो अमेरिका उसको अमेरिका पर आक्रमण समझेगा, या अगर अमेरिका पर आक्रमण है तो भारत पर आक्रमण होगा। ये नहीं है। इन दोनों ही बातों को समझना आवश्यक है। कितना ज्यादा अहम है हिंदुस्तान और अमेरिका का यूं साथ चलना, लेकिन यूं साथ चलना किस हद तक है वो भी समझ लेना जरूरी है, उसकी हदें भी समझ लेना जरूरी है। लेकिन अश्विनी सिवाच साहब के पास मैं ये जानना चाहता हूं, अश्विनी सिवाच साहब, जो लोग पावर बैलेंसेस के हिसाब से चीजों को देखते हैं, खासतौर से चाइना जैसी कंट्रीज, वहां क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा होगा इन बातों का? देखो, चाइना में तो खलबली बची हुई है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। जो शी जिनपिंग एक प्रकार घबराए हुए हैं, ये क्वाड के कारण ही
जब से क्वाड की मिनिस्टर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लेवल पे मीटिंग हुई थी, जो बाइडेन के आने के बाद उन्होंने वर्चुअल मीटिंग करी ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जापान और भारत की, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सी जिनपिंग बार बार ये कहने लगे कि ये जो है ये शांति के लिए, पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए एक प्रकार के खतरा है जो क्वाड बन रहा है। मगर सच्चाई ये है कि अगर भारत जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के आया इंडो पैसिफिक में, और आज अमेरिका ने उसकी अहमियत समझी है। अगर चीन को रोकना है उसके विस्तारवादी को इंडो पैसिफिक में, तो अमेरिका चाहता है कि भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का रोल करे। और इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये बात अब और सतह पर आ रही है, खासतौर से अब जब बहुत खुश हुआ जा रहा था पाकिस्तान में और चाइना में कई ताकतें हैं जो इससे बहुत खुश हो रही थी कि सत्ता परिवर्तन हुआ अमेरिका में, उनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। काश्वर के पास मैं जाना चाहता हूं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। काश्वर, किस तरीके से देखा जा रहा है इस मीटिंग को और इसके आउटकम को? देखिए, जैसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी कोई इतने कोई खास आइडियल ताल्लुकात नहीं रख रहे थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि बाइडेन के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इमरान खान के जाती लेवल के ऊपर, तो ऐसा एक इंप्रेशन था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिकन के साथ बाइडेन के आने के बाद बहुत आइडियल हो जाएंगे, बड़े बेहतरीन हो जाएंगे। लेकिन अब हमने देखा यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी पीछे छोड़ गई है, इंडिया के साथ 2 इंच आगे चली गई है। तो डेफिनेटली जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो पाकिस्तान के अंदर हलचल वाज़ेह तौर पे मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। अब से कुछ देर पहले ये बात कही थी, काटजू साहब ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि 2 इंडिविजुअल्स के बीच में दोस्ती का रिश्ता हो सकता है लेकिन 2 देशों के बीच में हितों का रिश्ता होता है, लिहाजा चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदलती। तो जो आप अक्सर कहते हैं कि गागर में सागर भर दिया, ये वैसा ही स्टेटमेंट है। लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद आप लोगों के पास एक बार फिर से आ रहा हूं। ताइवान को सता रहा है चीन के हमले का डर। ताइवान ने कहा हमले के लिए घेराबंदी की जा रही है चीन की तरफ से। चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती कर रहा है, ताइवान ने कहा। ताइवान की तरफ चीन हमेशा ही ये स्थितियां पैदा करके रखता है। ताइवान को हमेशा डर के, दहशत के साए में रखना चाहता है। उसको हमेशा यह एहसास दिलाना चाहता है कि उसका वजूद चीन के रहमो करम पर टिका हुआ है। और एक बार फिर से उसने ऐसी ही कोशिशें शुरू कर दी हैं और ताइवान ने इसका खुलकर इजहार किया है कि लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं और हमारी तरफ एक बार फिर से खतरे का तूफान बढ़ रहा है। और एक और अहम खबर आपको बता दें, अमेरिका के साथ टक्कर पर साथ आएंगे रूस और चीन। 22 मार्च को चीन जाएंगे रूसी विदेश मंत्री। रूस और चीन के बीच अमेरिका से तनातनी पर होगी बातचीत। ये एक नया इक्वेशन बनता जा रहा है। आपने देखा हाल ही में जिस तरीके से जो बाइडेन का पुतिन को लेकर रिएक्शन आया, उन्होंने उसको किलर कह दिया, पुतिन को यह संज्ञा दे देना, हत्यारा कह दे देना। उसके बाद रूस का यह फैसला लेना है कि हम अपने दूत को वहां से वापस बुलाएंगे, अपने दूतावास से एक तरीके से बंद कर दिया गया अमेरिका में। ये एक बहुत बड़ा मैसेज। और ये क्या चीजें कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही हैं? अगर ऐसा है तो क्या इक्वेशन इमर्ज कर रहा है और हिंदुस्तान क्या करेगा ऐसे में? यूएस के खिलाफ एकजुट क्यों होते जा रहे हैं रूस और चीन? अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन की एकजुटता क्यों होती जा रही है? पुतिन के साथ बाइडेन की तकरार हुई, इसी बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था कि पुतिन के साथ बाइडेन की जो तकरार हुई, ये एक एंगल है। पुतिन पर ट्रंप की मदद का आरोप, ये आप जानते हैं, इसका इतिहास भी आप जानते हैं। अलास्का बैठक में चीन के साथ तनातनी हुई, ये भी एक अहम पहलू है। और साउथ चाइना सी में यूनाइटेड स्टेट्स की मौजूदगी, ये खल रही है चाइना को लगातार। साइबर वॉर और कोरोना पर टकराव तो खैर चल ही रहा है। इस सब के बीच में अब क्या एक नया इक्वेशन इमर्ज कर रहा है? पहले यह कहा जाता रहा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज करने वाला है कोरोना के बाद। क्या वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज करता हुआ नजर आने लगा है? अब आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और रूस में तकरार, भारत कैसे बनाएगा संतुलन? भारत के लिए यह एक चुनौती होगी। एक तरफ रूस के साथ भी, अब जानते हैं आप, बहुत पुराना दोस्त है हिंदुस्तान का। और न सिर्फ दोस्त बल्कि वो जो अभी काटजू साहब कह रहे थे कि हितों के संदर्भ में भी रूस के साथ हम बहुत आगे तक चल चुके हैं। और उधर अमेरिका हमारा सहयोगी है ही। ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में निश्चित रूप से यही करना श्रेयस्कर होगा कि संतुलन बिठाया जाए। यह संतुलन कैसे होगा? अमेरिका के साथ हथियारों की डील, रूस के साथ हथियारों की डील, S-400 लेना है हमको रूस से। और उधर आप जानते हैं अमेरिका को यह कतई गवारा नहीं है कि S-400 हिंदुस्तान ले। हालांकि अमेरिका में चुने हुए प्रतिनिधियों का एक दल ऐसा है जो ये कहता है कि हिंदुस्तान को आत्मरक्षा के लिए S-400 जरूर लेना चाहिए। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो ये कहता है कि अमेरिका के हितों पर
प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जो देश हैं उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं, अगर S-400 हिंदुस्तान लेता है तो वो सैंक्शंस लगाए जाएंगे। क्या होने वाला है, वर्ल्ड ऑर्डर क्या इमर्ज कर रहा है और क्या होगा आगे, जरा ये समझ लें। काटजू साहब, क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है क्या, और अब वो उसकी तस्वीर क्या वो डिफाइन करने लगा है, क्या होगा वर्ल्ड ऑर्डर? तो कई सालों से मिल रहे थे कि रूस और चीन की जो हित हैं वो घनिष्ठ होते जा रहे हैं और दोनों की जो नीतियों में एक वो बैलेंस बना के आगे चल रहे हैं। एक जमाना था जबकि रूस और चीन में बहुत मुश्किलात थी, लेकिन वो जमाना खत्म हो गया और पुतिन और शी जिनपिंग जिस तरह से साथ साथ काम करते हैं, हर विश्व मंच पे साथ साथ काम कर रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कोल्ड वॉर वापस आ रही, लेकिन डर है कि अब दुनिया फिर खेमों में नहीं बटे, दुनिया कहीं खेमों में ना बढ़ जाए, ये डर फिर भी बना हुआ है। कोल्ड वॉर जैसी नौबत नहीं आएगी। विवेक काटजू साहब का ये अहम कमेंट है। इस पर मैं जरा मनीष झा से एक प्रतिक्रिया ले लूं। मनीष झा, मुझे ये समझाइए, व्लादिवोस्तोक पर दावा कर दिया था चाइना ने, रूस का ये सब बातें भूलकर उसके साथ एकदम नजदीकियां बढ़ाकर इस मामले में कदम ताल करके आगे बढ़ेगा, या रूस भी चलेगा तो साथ में, लेकिन ये समझकर चलेगा कि चाइना और वो असल में उसकी फितरत क्या है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तब से लेकर अब तक वोल्गा में बहुत पानी बह चुका है और अब जो हालात बदल रहे हैं, और जैसा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि वैश्विक हालात बदल रहे हैं, और हालात क्या है कि चीन और रूस का गठबंधन हमें दिख रहा है। और पहले से ही हम सबको उम्मीद थी कि राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका और रूस के संबंध बहुत तीखे होंगे, लेकिन इतनी जल्दी इस हालत में आ जाएंगे कि दोनों एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, ये हमने नहीं सोचा था। वहीं पहली मुलाकात जब अमेरिका और चीन की होती है अलास्का में, तो आपने देखा कि किस तरह मारपीट की नौबत आ गई वहां पर दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा सलाहकारों के बीच में। तो ये जो आपने बात कही कि ये खटास, ये कड़वाहट है, लेकिन वो यूं सतह पर आ जाएगी। अश्विनी सिवाच, आपसे कंक्लूसिव रिमार्क इस पर चाहता हूं, क्या होने वाला है, कितना होने वाला है? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। दिनेश, एनिमीज माय फ्रेंड, और रूस और चीन आगे मिलके अकेले लड़ेंगे अमेरिका के साथ, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। और लगता है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और ये आने वाले में कोल्ड वॉर में बदलेगा, क्योंकि कहीं अमेरिका के अश्विनी सिवाच, आपका ऑडियो हम तक क्लियर नहीं आ रहा है। और अहमियत रोल होगा क्योंकि भारत का रूस भी दोस्त है और कहीं ना कहीं अमेरिका भी दोस्त है, तो भारत इसके अंदर बहुत आराम से चलेगा। जिस प्रकार से हमने S-400 लिया है, जिस पे काटसा की बात हो रही है, मुझे लगता नहीं कि अमेरिका काटसा लगाएगा, क्योंकि वो समझता है कि भारत को इसकी जरूरत है। मगर यह भी एक सच्चाई है कि वो जो हमें टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और उसके साथ पेट्रोल, ये आपने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारे सामने रखा है मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, कि लगता नहीं है कि सैंक्शंस वाली नौबत आएगी। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ अभी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। काटजू साहब, सिवाच साहब, बहुत धन्यवाद। और हम मनीष झा, आपका बहुत शुक्रिया। काश्वर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पर आपके पास हम एक बार फिर से लौटेंगे। अहम खबर बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव। वैक्सीन लगवाने के 48 घंटे के अंदर इमरान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इमरान खान ने खुद को अपने घर में आइसोलेट किया। इमरान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बहुत तरीकों से तर्जुमानी हो रही है। इमरान खान इस समय कमजोर चल रहे हैं सत्ता के मुहाने पर। क्या ये संवेदना लेने के लिए कोई कोशिश हो सकती है, या चीन की वो वैक्सीन जो उन्होंने लगवाई उसको आखिर यही करना था? वैक्सीनेशन के नाम पर क्या हुआ है? क्या कुछ ऐसा जो चीन चाह रहा था? क्योंकि चीन इस बात से सख्त खफा है कि जो काम अभी तक होना चाहिए था पाकिस्तान के भीतर चीन का, वो हुआ नहीं है। वो जो कॉरिडोर वहां बनाने के बारे में सोच रहा है वो अभी तक बना नहीं, और उसमें घनघोर करप्शन के मामले आए हैं। क्या इसलिए ये वैक्सीन जानबूझकर भिजवा दी गई? जरा देखिए, वैक्सीनेशन के नाम पर दिखावा। वैक्सीन के नाम पर दिखावा क्या हुआ? इमरान के स्वास्थ्य मामलों के विशेष सहायक डॉक्टर फैजल सुल्तान ने पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी थी। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर नहीं है चीनी टीका असरदार, ये बता दिया गया था। चीनी वैक्सीन सिर्फ 18 से 60 साल तक के लोगों पर ही असरदार है। और इमरान खान तो आज भी, उनका दिल आप जानते हैं बचपन का है, उम्र तो 60 से ज्यादा की हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ये टीका लगवाया और उसके बाद 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। लेकिन उसके बावजूद ये टीका लगवाने के 48 घंटे के भीतर वो पॉजिटिव आ गए। चीन ने फरवरी में सिनोफार्म की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान को डोनेट की थी। पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 9.4%
बढ़ गया है। कोरोना मामलों के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। अब ये इस वजह से हुआ है कि कई जगहों पर सर्ज देखने को मिल रहा है, उसका असर है दुनिया भर में, हिंदुस्तान में भी सर्ज देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान में इसकी वजह वो चीनी टीका है जिससे इमरान प्रभावित हुए हैं और वहां की बड़ी जनसंख्या भी प्रभावित हुई है उसको लगवाने के बाद, और उनको उल्टे कोरोना हो गया है? आइए इसको समझने के लिए चलते हैं काश्वर। इसको लेकर क्या गहमा गहमी, क्या बात हो रही है वहां पाकिस्तान में? क्या टीका गलत दे दिया चीन ने? देखिए, मेरे ख्याल में कि आपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया, क्योंकि जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो सिनोफार्म की एक वैक्सीन है वो 60 साल तक कारआमद है, और इमरान खान डेफिनेटली 69 है, तो ये एक वजह हो सकती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ह्यूज सेटबैक है। चाइनीज की जो वैक्सीन है, इमरान खान ने कोई 18 तारीख को लगवाई थी, उसकी फर्स्ट जैब लगवाई थी उन्होंने, और 2 दिन के बाद उनका कोरोना पॉजिटिव आना। तो लेकिन देखा तो ये जाए कि क्योंकि 60 से अबव है तो उनके ऊपर तो असर करना ही नहीं था। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में चाइना ने 8 लाख जो डोजेज हैं वो ऑलरेडी दे दी हुई हैं, और 5 मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो आज शाम को किसी वक्त पहुंचने तो मुकम्मल तौर पर 13 हो जाएंगी। लेकिन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने जो चाइनीज यहाँ पे डोजेज ली हैं, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी की लहर है। और बिकॉज टॉप मैन इमरान खान को यहाँ तो उन लोगों को जो जिस एज ग्रुप में इसको इफेक्टिव बताया जा रहा है, उनको जब एडमिनिस्टर किया गया तो क्या पाया गया? वो भी बीमार हो रहे हैं क्या? जी, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन ये है कि जिनको जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, ढेर सारे केसेस ऐसे हुए हैं, मेजॉरिटी नहीं मिनॉरिटी केसेस ऐसे हुए हैं जिनको दोबारा कोरोना हुआ। लेकिन ये एक कबल वक्त है, इसको देखना है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स की जो वैक्सीन है कारआमद है या नहीं। लेकिन इमरान खान के इस एपिसोड के बाद एक बड़ी बेचैनी है पाकिस्तान में। सवाल तो पहले भी खड़े हो रहे थे कि चाइनीज वैक्सीन, जिस तरह आपने कहा ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप ने इसको बंद कर दिया था, अमेरिका में भी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी, सिवाय अफ्रीकन कंट्रीज के कोई। बहुत शुक्रिया काश्वर, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 59 के हैं, सोचा होगा 60 का तो अभी हुआ नहीं हूं, लगवा लेता हूं, और आपने देखा बीमार पड़ गए इमरान खान। और काश्वर जैसा बता रहे हैं, ये समझा जा रहा है कि कहीं चीन की जो डोसेज ले रहे हैं लोग, उसी से उल्टे कोरोना तो नहीं हो रहा। चीन का माल चल जाए तो चांद तक, नहीं तो रात तक, और आजकल रात तक ही चलता है। अगली अहम खबर की तरफ चलेंगे। काश्वर, आपका बहुत शुक्रिया। यूरोप में कोरोना से हालात पहले से और खराब हो गए हैं। यूरोप में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। फ्रांस में पेरिस समेत 16 शहरों में 1 महीने का लॉकडाउन इंपोज करना पड़ा है। दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 12 करोड़ के पार पहुंच गई है। हालात दिनों दिन फिर से वैसे ही होते जा रहे हैं, डराने वाले, भयावह जैसा पिछले साल इस वक्त थे। तो क्या चीजें बैक टू स्क्वायर वन होती जा रही हैं? क्या अभी तक जो हमने कदम बढ़ाए कोरोना के रोकने के संदर्भ में ग्लोबली, क्या वो नाकाफी साबित हो रहे हैं? आइए इसको समझने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन की तरफ निगाहें दौड़ाते हैं। ये रही वो इंफॉर्मेशन। यूरोप में कोरोना से हालात किस तरह बिगड़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में क्या इंप्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, नए केसेस के संदर्भ में फ्रांस में देखिए 34,998, पोलैंड 27,278, इटली 24,935, जर्मनी 17,860, यूक्रेन 15,053, चेक गणराज्य 11,928। आप देख रहे हैं किस कदर तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूरे यूरोप में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और पिछले बार भी जब कोरोना ने फर्स्ट स्ट्राइक किया था, तब भी हमने ये देखा था कि सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश थे वो यूरोपियन देश थे। यहां हालात फिर से वैसे होते जा रहे हैं। लेकिन इधर एशियन कंट्रीज, बाकी जगहों पर भी ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना बख्श कहीं नहीं रहा है। लेकिन वहां ये समझा जा रहा था कि अब पहले से ज्यादा वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद को गेयर अप कर चुका होगा, चीजें पहले के मुकाबले। आखिरकार तो लोग जो संक्रमित हुए हैं उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी, वैक्सीनेशन चल ही रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि चीजें पिछले साल इस वक्त जैसी थी वैसी नजर आ रही हैं? डॉक्टर सुशीला कटारिया हमारे साथ जुड़ रही हैं, एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन मेदांता हॉस्पिटल में हैं। और डॉक्टर सुधीर पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिजिशियन हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुधीर पारिक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप हालात की तर्जुमानी कैसे करते हैं? हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस सिचुएशन? किस तरफ जा रहे हैं हम? Well, I think this is obviously a second wave or third wave of the coronavirus, and I think news is not good because looks like either probably the population. सर, ये यूरोपियन कंट्रीज में क्यों खास तौर से वैसा ही दिख रहा है? मतलब क्या जो अब तैयारियां हो गई, अब तो पुराना हो चला कोरोना, वो तैयारियां और हमारी तरक्की मेडिकल साइंस की, क्या हम वही हैं जहां थे पिछले साल?
एक्चुअली तैयारी है, लेकिन जो अपना वैक्सीनेशन हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है। सो जितना जल्दी और जितना फास्ट सबको वैक्सीनेशन मिल सकता है, उससे ऐसी फ्लेयर अप कम हो जाएगी। और लोग सोचते हैं कि कोरोना अभी चला गया, बट चला नहीं गया है। और लोग को सबको अपना सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए पब्लिक में। हम देखते हैं यहाँ अमेरिका से इंडियन के टीवी के प्रोग्राम, उसमें हम देखते हैं कि कोई मास्क हाफ। अमेरिका में कैसी सिचुएशन है सर? लोग एहतियात बरत रहे हैं, डिस्टेंसिंग, हाइजीन, ये सब ध्यान रख रहे हैं वहाँ? हाँ, हमें यूएसए में ध्यान रख रहे हैं, लेकिन यूएसए में अभी बहुत कंट्रोल में है, बिकॉज 100 मिलियन पीपल को वैक्सीनेशन हो गया है। इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए हैं। तो लोग ज़्यादा अभी डिस्टेंस रखते हैं, हाइजीन रखते हैं, मास्क पहनते हैं। ऐसा ही अपने इंडिया में भी करना चाहिए। इंडिया में अभी ये हो नहीं रहा है, और इंडिया में ये इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कोविड ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सब क्राउड में बैठते हैं, कोई मास्क नहीं पहनता है, कोई डिस्टेंस नहीं रखता है। और अभी इंडिया में तो अपना वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो आपने ये बात बताई कि दो चीजें हैं, एक तो बहुत युद्ध स्तर पर और बहुत तेजी के साथ वैक्सीनेट करना पड़ेगा। सुशीला कटारिया जी से मैं समझना चाहता हूं कि क्या वो रफ्तार वो हिंदुस्तान में देखती हैं? दूसरे, हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद के अंदर ये कहा कि सबको वैक्सीनेट किया जाना जरूरी नहीं है। ऐसे में जो प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए गए हैं, क्या उनके अंदर वैक्सीनेट किए जाने की जो रफ्तार चाहिए वो है? नमस्कार। हाँ जी, जो वैक्सीनेशन हो रही है, उसकी वैक्सीनेशन जो हमारी जनसंख्या है उसकी तुलना में अगर हम लेते हैं, तो जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है वो हमारा बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर लेते हैं कि हमने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, कितने दिन में हमने 1 मिलियन किया, 10 मिलियन किया, तो वो संख्या हमारी काफी अच्छी है। पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हमें तो बहुत ही युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन करना होगा। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जो बात कही, वो एक संदर्भ में उन्होंने कही थी, जनरलाइजेशन में नहीं कह सकते। मैं वैक्सीनेशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मानती हूँ इस पेंडेमिक को ठीक कंट्रोल में लाने के लिए। सुशीला कटारिया जी, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी है कि अगर वो खुद को वैक्सीनेट करा भी लेते हैं और वो नए स्ट्रेन से अगर संक्रमित होते हैं, तो क्या उनका बचाव होगा? अगर वो नए स्ट्रेन से भी संक्रमित होते हैं, तो जो उसकी इंटेंसिटी है, वो तीव्रता है, वो जरूर कम होगी। और वैक्सीनेट होने के बाद, ये एक अहम जानकारी आपने दी कि अगर नया कोई स्ट्रेन आता भी है, तो उसका जो विरुलेंस हो सकता है वो आपके शरीर में उतना असर नहीं डालेगा। लेकिन मैं डॉक्टर पारिक से एक बात फिर से समझना चाहता हूं। डॉक्टर पारिक, ये बात पूरे दुनिया में समझी जा रही है क्या? क्योंकि ये कहीं अंडरलाइंग एक थॉट है कि ये वैक्सीन तो हमने बना ली, लेकिन वो तो अब नए स्ट्रेन सामने आ गए हैं, तो वैक्सीन कितनी कारगर रह जाएगी? कहीं ये भी है जिससे हिचक है लोगों में? नहीं, मैं खुद इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ, और हमने वैक्सीन का ट्रायल हमने खुद ने किया है। इसलिए ये जो मॉडर्ना और जो फाइजर के जो वैक्सीन है, वो नए स्ट्रेन पे भी वेरी इफेक्टिव है। तो उसके वैक्सीन लेने से नया स्ट्रेन का भी होने से भी कोई हेल्थ अच्छी रहेगी, और पीपल सिक नहीं होंगे, और हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और डॉक्टर सुधीर पारिक कह रहे हैं, वो खुद इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, और जब ये कह रहे हैं तो आप सबके लिए ये खबर बहुत ध्यान देने लायक है। बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर हिचक है कि क्या वो वैक्सीनेट कराएं, जब नए स्ट्रेन आते जा रहे हैं, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी वो उतना रक्षा चक्र अपने साथ लेकर चल पाएंगे? उन्होंने साफ कहा कि आपको ये मदद देगा नए स्ट्रेन से लड़ने में भी। हम आपके पास लौटते हैं। डॉक्टर सुधीर पारिक, आपका बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। मैडम कटारिया हमारे साथ बनी हुई है, हमारे साथ संवाददाता निर्मल दवे अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, मोहित मल्होत्रा आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से, दिल्ली से मानव यादव और मुंबई से अश्विनी जुड़े हुए हैं। उनके पास में जाऊं उससे पहले अहम खबर बता दूं, ब्राजील में कोरोना के सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं युवा। ब्राजील में कोरोना के युवा मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। ब्राजील में आधे से ज्यादा मरीज 60 वर्ष से कम उम्र के हैं। ये क्या हो रहा है? पहले ये समझा जा रहा था कि ये 55, 60, 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा असर कर रहा है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको ज्यादा पकड़ रहा है, लेकिन ये युवाओं को क्यों पकड़ रहा है? मैम, ये जो कहा जा रहा था कि ACE2 रिसेप्टर्स बच्चों में और युवाओं में कदरन कम होते हैं, इसलिए ये कम असर कर रहा है बच्चों और युवाओं में। अगर ब्राजील में ये युवाओं और बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है, तो ये क्या बताता है? सुशीला कटारिया। संक्रमण होना एक बात होती है, और उसकी वजह से गंभीर बीमारी होना या डेथ होना अलग बात होती है।
जो भी लोग वायरस, क्योंकि पहले से कोई इम्यूनिटी है नहीं, तो जो भी लोग के शरीर में ये वायरस जाएगा वो संक्रमित तो होंगे। उसके बाद जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो कई बातों पे डिपेंड करते हैं। एज एक फैक्टर है उसमें, मोटापा दूसरा फैक्टर है, शुगर का होना, या तो यंग लोगों में भी अगर कोमॉर्बिडिटी है तो उनको गंभीर बीमारी होना और उसकी वजह से मौत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन संक्रमण छोटे बड़े बुजुर्ग सब में हो सकता है। जो भी ख्याल नहीं करेंगे या जिनके भी शरीर में ये वायरस की एंट्री होगी वो संक्रमित तो सभी हो सकते हैं। मैम आप हमारे साथ बने रहें, ये बहुत अहम खबर, ये भी बहुत अहम इनपुट आपने दिया, ये बहुत सारे लोगों की चिंताओं को दूर करने वाला है। लोग ये समझ रहे हैं कि क्या वो फिर से संक्रमित होंगे। तमाम एहतियात बरतनी चाहिए आपको, और उसके बावजूद अगर आपको पहले कोरोना हुआ है और दोबारा आप संक्रमित होते हैं तो इम्यूनिटी इतनी बन चुकी है कि आप पहले जितने बीमार नहीं पड़ेंगे। एक अहम खबर बताकर उसके बाद अपने संवाददाताओं के पास भी चलूंगा। 10 दिनों में देश में कोरोना की रफ्तार डबल हो गई है। 24 घंटे में 40,953 नए केसेस आए हैं सामने। एक ही दिन में 188 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू इंपोज करना पड़ा है। कई राज्यों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, परीक्षाएं टल गईं। मानव यादव के पास सबसे पहले चलते हैं। मानव यादव, होली समेत, पढ़ाई समेत न जाने किन किन चीजों में फिर से कोरोना का साया। बिल्कुल दिनेश, देखिए दिल्ली में कोरोना जिस तरीके से पैर पसार रहा है काफ़ी चिंताजनक है। आज के अगर मैं आंकड़े की बात करूं उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले समय में त्योहारों के ऊपर कितना बड़ा कोरोना का साया है। कि आज दिल्ली में 800 से ज़्यादा कोरोना के केस आए हैं और इससे पहले 24 दिसंबर को 800 से ज़्यादा कोरोना के केस आए थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली में जब 60% जो जनता है वो सीरो सर्वे में पॉजिटिव पाई गई थी, यानी उनको संक्रमण हुआ और कोरोना निकल गया, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो इन्फेक्शन रेट था वो 1% के ऊपर चला गया है। और यानी नए साल में 2021 में बीते 3 महीने की बात करें तो सबसे बुरे दौर में इस वक्त हम खड़े हैं दिनेश, कि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये हाल तब है जब 30 से 40 हज़ार लोगों को दिल्ली में रोज़ाना वैक्सीन लगाई जा रही है। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमारे हाथ में सारी चीज़ें नहीं हैं, हम केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं कि 18 साल से ये ब्लेम गेम तो हम हर चीज में देख रहे हैं। कम से कम इन चीजों में, इस तरह के पैंडेमिक के मामलों में ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि यहां पर भी वो दिखाई दे रहा है। मानव, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी। कोरोना की दूसरी लहर से महाराष्ट्र में हाहाकार है। पुणे में 24 घंटे में 193 देशों से ज्यादा 5098 कोरोना केसेस देखने को मिले हैं। नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पुणे और पालघर में स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 25,681 नए केसेस आए हैं, 70 लोगों की मौत हो गई है। अश्विनी हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अश्विनी, जो एहतियात लोगों को बरतनी चाहिए, हमने देखा था बीच में दवाई आ गई इसलिए अब ढिलाई की जा सकती है, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। आप देख रहे हैं लोगों ने फिर से खुद को तैयार कर लिया है। जी देखिए, हम आज एक बोरीवली का मार्केट है वहाँ गए थे। जब हम मार्केट में गए तो लोग कैमरा देखकर अचानक अपने मास्क को ऊपर चढ़ाने लगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ किसी के कैमरे के डर से या कार्रवाई के डर से आप मास्क ना पहने। आप अपनी जो है खुद की जिम्मेदारी समझिए, खुद के परिवार की जिम्मेदारी समझिए। खुद को खतरे से बचाने के लिए, परिवार को, आसपास पड़ोस के लोगों को खतरे से बचाने के लिए मास्क पहनना है, जिम्मेदारी के साथ मास्क पहनना है, किसी के दबाव या डर से नहीं। और कोरोना अभी तक गया नहीं है, इस बात को लोगों को समझना होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन कितना तैयार हो गया, आप देख रहे हैं वहां पे चीजें बदली हैं, वो उनका हिसाब किताब ढीला तो नहीं दिखाई दे रहा है आपको? जी देखिए, पिछले कुछ महीनों में स्थिति ढीला हुआ था प्रशासन की तरफ से, लेकिन जब से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है तब से बीएमसी खास तौर पे युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने वॉर फुटिंग पर काम किया जा रहा है, इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। और वॉर फुटिंग पर काम किए बगैर चीजें बनेंगी भी नहीं। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, देख लीजिए, किया तो जा रहा है लेकिन क्या वो पर्याप्त है? कोरोना से कहां सख्ती बरती जा रही है, कितनी सख्ती बरती जा रही है, जरा देखिए। वो कौन सी जगह है? अब जैसे मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार का लॉकडाउन लगाया गया है। और तमाम लोगों से ये विनती है कि इस लॉकडाउन को सफल होने दें, कामयाब होने दें। बाकी जगहों पर क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में 31 मार्च तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं और मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। और अब आपको बताते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बस सेवा जो थी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में टू एंड फ्रो करने वाली जो बस सेवा थी उसको बंद किया गया है। महाराष्ट्र नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। अब महाराष्ट्र की बात हम आपको बता रहे हैं, 31 मार्च तक लॉकडाउन। पुणे, अकोला, परभणी, औरंगाबाद, अमरावती में नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है। पुणे और पालघर में स्कूल कॉलेजेस 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। मॉल, सिनेमा घरों में 50% क्षमता
के साथ इसको चलाने के आदेश दिए गए हैं। सभी प्राइवेट ऑफिसेस में 50% क्षमता के साथ काम करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब पंजाब में क्या किया जा रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट्स का हाल हम आपको बता रहे हैं। पंजाब में नाइट कर्फ्यू, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, रोपड़ में नाइट कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है और यहां पर लोगों को सावधानी बरतने की बार बार अपील की जा रही है। ये किए जाने के बाद क्या हालात काबू में आएंगे? मोहित के पास हम चलें। मोहित, जरा हमको बताइए, लोग कितना इसको कंप्लाई कर रहे हैं, लोग कितना इसको एडहेयर कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि वो समझ रहे हैं चिंताओं को? क्योंकि हमने देखा है कि थोड़ा सा वो लापरवाह तो हुए हैं लोग, ये समझते हुए कि अब कोरोना वैसा भयावह नहीं रह गया। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं अगर आपको बीती रात की बात बताऊं तो पूरी रात हम पंजाब पुलिस की टीम के साथ नाइट कर्फ्यू का जायजा ले रहे थे और इस दौरान कई लोग ऐसे मिले जो कि नाइट कर्फ्यू का बेवजह उल्लंघन कर रहे थे। कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं थे। पुलिस धड़ल्ले से चालान कर रही है, सख्ती की जा रही है बिना और फिर इस बात में इसको बोस्ट भी किया जाता है कि देखो मैं कितनी पहुंच वाला आदमी हूं, रसूख वाला आदमी हूं, कि कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन मैं इसके बीच में से भी होकर गुजर सकता हूं। इसको बोस्ट भी किया जाता है। बिल्कुल, कई लोग ऐसे मिले जो देर रात, जिनसे हमने जब कैमरे पर सवाल करने लगे तो वो हमें हाथ जोड़ने लगे, या फिर पुलिसकर्मी जो वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, जो उनके चालान कर रहे थे, उनके सामने हाथ जोड़ने लगे, बहानेबाजी करने लगे। आपकी तस्वीर हम तक साफ नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने नटशेल में जो जानकारी दी कि प्रशासन तो काम कर रहा है लेकिन लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं स्थिति की गंभीरता को। गुजरात के हालात क्या है वो भी समझ लीजिए। गुजरात में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। 24 घंटे में कोरोना के 1415 नए मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। गुजरात के 8 से 10 शहरों में 10 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। निर्मल इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। निर्मल, वही सवाल मेरा आपसे, प्रशासन तो अपनी तरफ से कर रहा है, सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लोग समझ रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं? गुजरात में एक समय ऐसा था कि करीब 250 के आसपास कोरोना के केसेस दर्ज होने लगे थे, लेकिन अभी गुजरात में लोकल बॉडीज के जिस तरह से इलेक्शन पास हुए हैं और उस इलेक्शन में चुनावी रैलियां जिस तरह से हुई, कोरोना का संक्रमण जो है उस वजह से बढ़ रहा है, ऐसा पब्लिक बोल रही है। कई सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि सरकार और जो नेता लोग हैं, बात है, इसको समझना होगा। ये जो ब्लेम गेम हम करते हैं कि चुनावी रैलियां हो गई इस वजह से हुआ, या देखिए अमुक नहीं कर रहा है मैं क्यों करूं, इसमें आपकी जिंदगी है, आपकी जान है, और अगर आप खुद को सुरक्षित रखेंगे तो बाकियों को खुद ब खुद सुरक्षित रख लेंगे। इस संदेश के साथ फुल एंड फाइनल में आज के लिए इतना ही। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।